My dear students and all my dear viewers, today you all are welcome to Mithra Sir classes of geography, and particularly in this class I am going to describe class 10 ICSE geography, in which the chapter is agriculture in India. इसका एक वीडियो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का बन चुका है, जिसमें हमने ऑलरेडी इसके एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस, इसके फीचर्स और इसका जो 3 सीज़न है उन तीनों सीजन्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। आज हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या चीज़ है, और साथ में ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे होता है, और साथ में इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम क्या है, इसके बैकवर्डनेस का क्या प्रॉब्लम है। जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर इंडिया का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसके इकोनॉमी को एक बहुत हद तक यानी बैकबोन कहा जाता है इंडियन यानी इकोनॉमी का। तो इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आमतौर पर लेट 60s में स्टार्ट हुआ था, और इंडियन एग्रीकल्चर के लिए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ था। इसमें आमतौर पर यानी अंडर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम जैसे IADP सेवरल मेजर्स वेर एडेप्टेड, बहुत सारे एग्रीकल्चर को एडवांस करने के लिए काम किया गया था। एंड दीज प्रोग्राम्स वेर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया गया था और फूड क्रॉप को इंक्रीज़ किया गया था, जिससे कि हमारे देश के ह्यूज पॉपुलेशन का जो भी डिमांड होगा उस डिमांड को पूरा किया जा सके। क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर इतना बड़ा चीज़ है, यानी इतने मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया के हैं, इनके फूड के लिए अगर हमें इनका फूड दूसरे देश से मंगाना पड़ता तो इंडिया का कितना पैसा खर्च होता। सो इंडियन एग्रीकल्चर उस पैसे को एक तरह से बचाता है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? अगर मेरे तरफ से ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ए साइंटिफिक टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स by using scientific methods. Apart from that, scientific methods, apart from that, high yielding varieties of seeds, irrigation, fertilizers, all these things should be used. This is called green revolution. So green revolution is a technique of increasing agricultural production by using scientific methods like high yielding varieties of seeds, use of insecticides and pesticides. Apart from that, improved rural infrastructure, agricultural relief system, this can be done. हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा मेजर, कौन सा तरीका एडॉप्ट किया गया इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। जो साइंटिफिक मेथड के द्वारा जो सीड्स का इन्वेंशन होता है, जैसे पहले अगर देखें तो राइस की खेती होती थी, तो जो धान होता था वो उसमें 9 महीना से 11 महीना तक का वक्त लगता था उसको पकने में, और अभी 3 महीने में ही धान पक जाता है। तो ये नया वैरायटी डेवलप हुआ। वो अगर उसका यदि 1 एकड़ में जितना प्रोडक्शन होता है तो उसके 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें होता है। तो ये जो न्यूली जो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स है, जिसका इन्वेंशन साइंटिस्ट लोग लगे रहते हैं, करते रहते हैं, उसका यूज़ करने से प्रोडक्शन जो है देश का बढ़ेगा। दूसरा है इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने से हमारे देश का एग्रीकल्चर एडवांस होगा, क्योंकि हमारे देश में इरिगेशन की काफ़ी कमी है, और आज भी किसान आमतौर पर हमारे मानसून के ऊपर डिपेंड है। मानसून की कोई सर्टेनिटी है नहीं, तो कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, और दोनों हालत में क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए इरिगेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। थर्ड वन, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज ज़्यादातर करना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश के एग्रीकल्चर के का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक भी है कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स यहाँ नहीं है। यानी ज़मीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। एक टुकड़ा यहाँ पर है, दूसरा टुकड़ा 2-4 मील दूर में है, तीसरा कहीं और है, चौथा कहीं और है। इसको अगर एक साथ किया जाए, अगर पूरे लैंड होल्डिंग्स को एक साथ किया जाए तो ये किसानों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा सिस्टम है, क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन जो है लैंडलॉर्ड्स के अंदर लैंडलॉर्ड्स लोग यानी उसको लेकर के अपने पास रखे हुए हैं, उसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है और ज़मीन उनके पास पड़ा हुआ है।
इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके अलावा इम्प्रूव्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी गांव में रोड बनाना, गांव में बिजली लाना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम अप्लाई करना, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाकर लोगों को शिक्षा देना कि कौन सा क्रॉप, कौन सा फर्टिलाइज़र किस तरह के खेत के लिए सूटेबल होगा। तो ये सारा काम करने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, और ये सारा का सारा चीज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो हमारे सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इंडियन एग्रीकल्चर इतना बैकवर्ड क्यों है, और इसका अगर देखें तो सबसे पहला कारण है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। हमारे देश में जो ज़मीन है किसानों का, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फीचर एंड द मेन कॉज ऑफ बैकवर्डनेस, क्योंकि इंटेंसिव फार्मिंग यहाँ पर ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के कारण अगर किसी फादर को अगर 4 एकड़ ज़मीन है और उसका 4 बेटा हुआ, तो उसके बेटे के पास तो 1-1 एकड़ ज़मीन हो जाएगा, और उसका भी अगर 4 बेटा हो गया तो ऐसी कंडीशन में ये 2-2.5 कट्ठा पड़ा जाएगा। उसका भी हुआ तो शायद मुझे लगता है 1 कट्ठा भी नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये लैंड होल्डिंग्स जनरेशन टू जनरेशन और छोटा छोटा होता हुआ चला जा रहा है, जिससे किसानों को वहाँ ट्रैक्टर घूमने में परेशानी होती है, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा कहीं दूर में है, तो इससे भी किसान को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। दूसरा है इरिगेशन। इरिगेशन इंडिया के एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यहाँ पर इरिगेशन का सिस्टम बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगर लैंड होल्डिंग्स एक साथ होता तो लोग एक बोरिंग करा लेते, तो सारा ज़मीन एक साथ उनका कवर हो जाता। अब क्या, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ तितर बितर है, तो ऐसे कंडीशन में वो कितना जगह बोरिंग कराएगा। इसलिए इरिगेशन की फैसिलिटीज उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा है पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स। यहाँ जो सीड की क्वालिटी है, सीड आमतौर पर इंसान अपना पुराना सीड रखता है और वो सीड उतना कारगर नहीं होता। साइंटिफिक सीड्स की बहुत कमी होती है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉवर्टी, गुड क्वालिटी सीड्स आर आउट ऑफ रिच ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ पीजेंट्स। ज़्यादातर किसानों के पास ये अच्छा सीड नहीं पहुंच पाता। पुअर क्वालिटी सीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर प्रोडक्शन। अगर सीड्स खराब होगा तो प्रोडक्शन खराब होगा। सीड्स की क्वालिटी अगर ख़राब है, बीज खराब है, तो आमतौर पर जो फसल उगेगा वो भी खराब होगा। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1963, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसके बाद तीसरा है लैक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। भारतीय किसान आमतौर पर जो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र है, इसका यूज ठीक ढंग से नहीं कर पाते। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एसेंशियल फॉर रिटेंशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल के फर्टिलिटी के लिए ये ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कॉन्टीन्यूस यूज ऑफ इंडियन सॉइल विदाउट यूज ऑफ प्रॉपर मैन्योर, क्योंकि यहाँ किसान को पता ही नहीं कि हमारा जो ज़मीन है उसमें किस केमिकल की कमी है। वो एक ही चीज़ डालता जा रहा है, यूरिया डाल रहा है तो डालता ही जा रहा है, हर साल डालता है। तो ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे किसी आदमी को कोई दवा देगा और उसका टेस्ट नहीं कराएगा, तो अगर उसका ब्लड टेस्ट करेगा तो पता चलेगा कि इसको कौन सी बीमारी है, और बिना ब्लड टेस्ट के उसको दवा अगर दे दिया तो वही होता है। वहाँ सॉइल टेस्टिंग तो होती नहीं है खेत में, तो ऐसे में अपनी मर्जी से एक जो ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं वही यूरिया देते आ रहे हैं खेतों में, उसको फ़ायदा करता है या फ़ायदा नहीं करता है कोई नहीं देखता। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर का एक और प्रॉब्लम है, वो है पेस्ट एंड डिजीज़। क्रॉप का प्रोटेक्शन खासतौर पर इन पेस्ट से, डिजीज़ से, इस तरह के इंसेक्ट से बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए बायोसाइड्स यानी पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स यूज़ किया जाता है, जिससे क्रॉप्स को इन चीज़ों से, इन बीमारियों से बचाया जाता है। आमतौर पर ये प्रचलन आजकल है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स का एक और प्रॉब्लम है कि इंडियन लोग चेंज नहीं चाहते, जो चलता आ रहा है उसी में विश्वास करते हैं, चेंज में बिलीव नहीं करते। इसीलिए जो मेथड वो करते आ रहे हैं उसी मेथड को फॉलो करते हैं, और इनको अभी भी ये है कि हम अपने ही खेत का अनाज उगा हुआ खाएंगे, हम बाज़ार का नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ उनके दिस स्टिक टू देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ फार्मिंग। उनका पुराना तरीका जो खेती करने का उसी पर अटके हुए हैं कि खेत में हम किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, इंसेक्टिसाइड नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, वीडिसाइड नहीं डालेंगे, जिसके कारण उनका जो फसल है वो बहुत, उसका एल्ड पर हेक्टेयर बहुत ही घट जाता है, उपज कम होती है। सो दस देयर इज़ लिटिल इम्प्रूवमेंट एंड द एग्रीकल्चर रिमेंस सबसिस्टेंस। तो
कई बार फ्लड की वजह से भी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, कई बार ड्रॉट हो जाता है उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम्स है। कम से कम 3-4 प्रॉब्लम हम लोग याद रखेंगे। पहला, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। दूसरा, लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज़। तीसरा, पुअर क्वालिटी ऑफ सीड्स। चौथा, लैक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पाँचवा अगर कहें तो पेस्ट एंड डिजीज़। छठा, ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग। सातवां, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल और ड्रॉट। कई कारण है, ये 6-7 हमने कहा, इसमें से 3-4 कम से कम याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में देखा, इसको हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस पार्ट का, वो हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्क्राइब करेंगे। सो पर्टिकुलरली आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।